नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अंकिता सिन्हा ऑफिशियल। तो आज हम मच अवेटेड वीडियो जो था हॉन्टेड ट्रेन जर्नी का पार्ट 2 आज शूट कर रहे हैं और आप लोगों को ये बताना चाहते हैं क्योंकि हम इसका फर्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा समय पहले डाले थे, तो जिन लोगों को भी अभी वो कहानी याद ना हो या उन्होंने कहानी देखी ना हो, तो हम रिलेटेड वीडियोज़ में उस वीडियो को डाल देंगे और आप पहले वो देख लें ताकि आपको ये कहानी समझने में आसानी हो। ऐसे हम एक क्विक रिकैप दे देते हैं। जैसा कि उस कहानी में ऐसा था कि दिव्या और जतिन दोनों की शादी होती है, लेकिन जब वो लोग दिव्या के घर से पूरी बारात जब वापस आती है ट्रेन के ज़रिए और बीच में एक छोटा-सा हॉल्ट आता है, जहाँ पर दिव्या उतरती है और सारे लोग उतरते हैं और थोड़ी मस्ती-मज़ाक करते हैं। लेकिन उस हॉल्ट में कुछ तो ऐसा हुआ जिसने दिव्या के बिहेवियर को पूरी तरह से बदल दिया और वो ट्रेन जर्नी उसकी पूरी फैमिली के लिए बहुत ही डरावनी बन गई। हालाँकि उसके बाद दिव्या उन लोगों को मिल गई और उसके बाद वो लोग जतिन के घर तो वापस आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी दिव्या की अजीब हरकतें रुकती नहीं हैं। तो चलिए अब सुनते हैं कहानी का दूसरा पार्ट। तो दोस्तों कहानी के सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि दिव्या जतिन के घर जब आती है और उसका गृह प्रवेश होने लगता है, उस वक़्त भी दिव्या का बिहेवियर बहुत ही अजीबो-गरीब होता है। लेकिन फिर भी उसकी फैमिली समझती है और सारे रिचुअल्स करना तय के लिए शुरू कर देती है। लेकिन दिव्या यहाँ पर बहुत ही अजीब हरकत ये करती है कि उसके ही घर के बगल वाले जो अपार्टमेंट था, जो कि उसी का घर था लेकिन वहाँ पे रेंटर्स रहा करते थे, वहाँ पर जाकर के छत पे चली जाती है और उसके रेलिंग में खड़ी हो जाती है। ये देखकर जतिन और उसकी पूरी फैमिली बहुत डर जाते हैं क्योंकि अब तक दिव्या के पेरेंट्स भी पहुँचे नहीं थे। हालाँकि उनको ये न्यूज़ बहुत पहले ही बता दी गई थी कि दिव्या का बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है और वो लोग आने ही वाले थे। वो लोग शायद रास्ते में होंगे लेकिन वो लोग पहुँचे नहीं थे। इसलिए जतिन के लिए दिव्या को उनके पहुँचने तक तो एटलीस्ट सेफ रखना बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि अभी-अभी उसकी शादी हुई थी और वो नहीं चाहता था कि उसके वजह से किसी की भी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए। तो जतिन इतने में जतिन और उसके पंडित जी जो जिन लोगों ने दिव्या और जतिन की शादी करवाई थी, वो जाते हैं छत पर और बाकी लोग को जतिन कहता है कि आप लोग नीचे ही रहें और कुछ चादर-वादर का या गद्दे का इंतज़ाम कर लें कि अगर बाई चांस दिव्या कूद जाती है, तो भी उसे चोट लगने से बचाया जा सके। छत पे जाने के बाद जतिन बहुत कोशिश करता है कि दिव्या नीचे आ जाए, पर दिव्या उसकी तरफ देखती भी नहीं है। यहाँ पर दिव्या के जो पेरेंट्स थे, वो अब जतिन के होम टाउन तो आ गए थे, लेकिन क्योंकि वो पहली बार जतिन के घर आ रहे थे, तो उन्हें जतिन के घर भी पहुँचने में बहुत टाइम लग रहा था। हालाँकि जतिन की माँ जो थी, वो जतिन को कहती हैं कि वो दिव्या को किसी भी तरह छत से नीचे लेकर के आ जाए। जतिन यहाँ पर बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब जतिन के पंडित जी रुद्राक्ष की माला लेते हुए अपने हाथों में दिव्या की तरफ बढ़ते हैं, तो दिव्या काफ़ी घबरा जाती है। इसके बाद वो अचानक से बेहोश होकर के छत के ही ज़मीन पर गिर जाती है। जतिन पंडित जी के साथ उनकी मदद से दिव्या को नीचे ले आता है, लेकिन दिव्या बहुत गहरी बेहोशी में थी और उसके उसके मुँह पे लोग पानी के छींटे मार रहे थे और तरह-तरह के उपाय करते हैं, लेकिन उसको होश नहीं आता है। इससे जतिन और भी ज़्यादा घबरा जाता है। उसने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने एग्ज़ामिन करके बोला कि दिव्या की हालत तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। उसके साथ कुछ भी ना तो उसे बुखार था, ना तो उसे कुछ और प्रॉब्लम थी। यहाँ तक कि फिज़िकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको, जो भी था या तो मेंटल था या फिर सुपरनैचुरल था। इस बात का ही बस पता लगाना था। डॉक्टर के जाने के बाद जतिन काफ़ी समय से अपने सास और ससुर को फ़ोन कर रहा था क्योंकि वो लोग काफ़ी समय के बाद भी अब तक जतिन के घर नहीं पहुँच पाए थे। उनसे बात होती है और जतिन अपने कज़न भाई के साथ उन लोगों को लेने के लिए पहुँच जाता है। उन लोगों के आने के बाद भी दिव्या होश में नहीं आई। इसके बाद उन लोगों ने अपने साथ अपने एक कुल पुरोहित को लेकर आए थे, जो कि दिव्या को बचपन से ही जानते थे। उनकी उम्र उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दिव्या के पिताजी के उम्र के थे और वो दिव्या के हर बचपन से लेकर आज तक के दिव्या का जन्मदिन हो, उसका नामकरण हो या फिर उसकी शादी हो, हर चीज़ में वो वही शामिल रहे। तो उन्होंने कहा कि जब तक दिव्या होश में नहीं आ पाएगी, तो हमें पता नहीं चलेगा कि उसके साथ दिक्कत क्या हुई है। इस तरह से दिव्या को बहुत समय बीत गया, यहाँ तक कि आप मानेंगे नहीं कि दिव्या 2 से 3 दिन तक लगातार बेहोश रही। यहाँ उसको कोई भी किसी भी तरह की फ़िज़िकल प्रॉब्लम नहीं थी और उसके चेहरे पे भी कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आती थी। एक दिन अचानक से
दिव्या के किसी पड़ोसी ने वहाँ पर शायद उनके घर में कुछ नॉनवेज ऐसा कुछ बन रहा था और जिसके महक के वजह से दिव्या होश में आती है। आप लोगों को ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही होगी कि जो लड़की चेहरे पे पानी मारने से और तरह-तरह के उपाय करने से भी होश में नहीं आई, वो नॉनवेज के महक से क्यों होश में आ गई? तो लेकिन होता तो ऐसा ही है, जब उसके नाक में नॉनवेज की गंध पड़ती है, तो वो झट से उठ जाती है और उसके बाद वो बेचैन और पागलों की तरह बस कुछ खाने के लिए दौड़ पड़ती है। उसे लगता है कि वो बस खिड़की से उस घर की तरफ इशारा करती है। दिव्या की सास को पता चल जाता है कि उस घर में कुछ नॉनवेज बन रहा है और ये इसे वही चाहिए। इतना कहने के बाद क्योंकि जतिन और उसकी फैमिली अब तक बहुत सारे रिचुअल का वेट कर रही थी कि दिव्या उठेगी और सब कुछ ठीक रहेगा तो हम लोग जाएँगे कुल देवी के मंदिर में और सब कुछ बहुत सारी चीज़ें अभी भी शादी से रिलेटेड बाकी थी। लेकिन दिव्या के इतने ज़िद करने पर जतिन कहता है कि अब हमें अगर वो उसे वही चाहिए तो हम लेकर आते हैं। तो जतिन का कज़न ब्रदर लेकर आता है नॉनवेज, लेकिन दिव्या की हरकत देखकर सब लोग को इतना घिन आता है कि मत पूछिए। वो उसके हाथ से वो पूरा पैकेट छीन कर कच्चा मांस खाने लग जाती है। ये देखकर दिव्या के माँ-पापा को भी बहुत डर लगता है, लेकिन दिव्या की माँ और उनके कुल पुरोहित यहाँ पर जतिन से शेयर करते हैं कि ज दिव्या जब बहुत छोटी बच्ची थी, तो एक बार और वो लगभग 3 साढ़े 3 साल की होगी, उस वक़्त भी उसने कच्चा मछली ऐसे ही खा लिया था, जो कि उन लोगों के एक्वेरियम में रहा करता था। उस समय भी दिव्या के साथ थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसको पूजा-पाठ करा कर के छोड़ दिया गया और उसके बाद से दिव्या के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन लोगों ने इस घटना को पिछले घटना से रिलेट करके देखा और उनके कुल पुरोहित जी ने कहा कि हो सकता है कि जो चीज़ उस वक़्त पूजा करने के बाद शांत हो गई, वो चीज़ अब वापस से आ गई हो। क्योंकि जतिन को पता था कि दिव्या हर वक़्त दिव्या के बाएँ पैर के अंगूठे पे एक काला धागा बंधा रहता था। वो काला धागा तब से ही उसके अंगूठे पे बंधा हुआ था, जब वो छोटी बच्ची थी और ऐसी हरकतें कर रही थी, उस ही पूजा के बाद से उसके पैर में वो काला धागा बंधा रहता था। लेकिन जब इतने साल बीत गए तो वो बात सबके दिमाग से निकल गई एक तरह से, भूला तो कोई नहीं था, लेकिन हाँ, किसी को उतना याद नहीं था। उसके बाद शादी के रिचुअल्स में और सब कुछ में उस धागा को काट के हटा दिया गया और उसी के बाद ये सब होना दिव्या की माँ और पापा यहाँ पे समझ जाते हैं कि शायद हो ना हो ये वही चीज़ है जो भी उस वक़्त थी। हालाँकि उस वक़्त उन लोगों को उस चीज़ के बारे में पूरी तरह से कुछ भी मालूम नहीं था। बस जितना भी थोड़ा बहुत उन लोगों ने देखा कि दिव्या का बिहेवियर ठीक नहीं है, उन्होंने पूजा-पाठ करवाया था और दिव्या उसके बाद से ठीक हो गई थी। लेकिन अब उन लोगों को लगता है कि शायद ये चीज़ इतनी छोटी नहीं थी, जितनी छोटी वो उस समय उसको समझ रहे थे। इसके बाद उसके कुल पुरोहित ने दोबारा से वो यज्ञ करने का बोला कि हम जो भी पूजा उस समय किए थे वो अभी भी कर देते हैं, हो सकता है कि दिव्या सही हो जाएगी। तो यहाँ पे जतिन मान जाता है और उसके मम्मी-पापा सब लोग बोलते हैं कि ठीक है, वो सारी पूजा कर लेते हैं, हो सकता है कि दिव्या उसके बाद से ठीक हो जाए। हालाँकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स अब जतिन के थे, आस-पड़ोस वाले जो समझ रहे थे कि इसके पीछे भूत पड़ गया है या फिर लड़की के अंदर कोई आत्मा घुस गया है। लेकिन ये इस बात पे जतिन बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा था। वो पूजा होती है, लेकिन उसके बाद भी दिव्या बिल्कुल ठीक नहीं होती है। उसका सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होता जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थी जो हर दिन बदल रही थी, वो था दिव्या के चेहरे का ग्लो। दिव्या इतनी सुंदर लगती थी क्योंकि ना तो वो खाना खाती थी, ना तो वो पानी पीती थी। कभी-कभी कुछ कुछ अजीबो-गरीब चीज़ कभी मक्खी देखा तो वो खा लिया, कभी मच्छर है तो वो खा लिया। ये सब वो करने लगी थी और कच्ची चीज़ें वो बहुत खाती थी और कभी गार्डन से वर्म्स होते हैं वो सब खा लिया, यही करती थी और वो इतनी खूबसूरत लगने लगी थी, किसका कोई हिसाब ही नहीं था उसकी सुंदरता का। इसके बाद दिव्या की जो सास थी, उन्होंने अब यहाँ पर स्टैंड लिया और बोला कि हम दिव्या को हमेशा के लिए नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा चलता रहा तो हम कब तक ये सब झेलेंगे। दिव्या और उसके मम्मी-पापा अ, अब प्लान कर रहे थे कि चले जाते हैं यहाँ से, लेकिन जतिन नहीं मानता है क्योंकि आपको पता है कि ये एक लव मैरिज थी और जतिन बहुत सालों से अटैच था दिव्या से।
उसने कहा कि वो दिव्या को बचाना चाहता है और वो दिव्या के साथ ही रहना चाहता है। दिव्या के माँ-बाप बहुत समझाते हैं उसको, जतिन के माँ-बाप भी बहुत समझाते हैं, लेकिन जतिन नहीं मानता है। उसके बाद यहाँ पर उन लोगों के ही मोहल्ले में एक आंटी रहा करती थी, जो कि उनका धोबी का काम था। वो उनके यहाँ पे कपड़े आयरन होते थे, धुलते थे वगैरह-वगैरह, उनका धोबी का काम था बेसिकली। वो आती है, लेकिन उनको देख के दिव्या बहुत घबराती थी, बहुत हमेशा बहुत डरती, उनके सामने कभी नहीं आती थी। तो उन्होंने बोला कि उन लोगों को हमेशा से ही ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा उन लोगों ने देखी है और इसका उपाय भी उन लोगों को पता होता है। तो उन्होंने सजेस्ट किया एक बाबा जी के बारे में, जो कि उस आंटी के ही रिलेटिव थे। बोला कि हो सकता है कि उन्हें पता चल जाए कि दिव्या के साथ तकलीफ़ क्या है और वो उसको बचा सकते हैं, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हम बस आपकी मदद करना चाहते हैं, तो आपको बता देते हैं। इतना कहने के बाद जतिन उस आंटी से उन बाबा जी का नंबर लेता है और जाकर के उनको लेकर आता है। उनको लाने के बाद उन्होंने दिव्या को देखा। दिव्या एज़ यूजुअल ज़्यादातर टाइम बेहोश पड़ी रहती थी। बेहोशी की हालत में जब बाबा जी आते हैं और दिव्या के माथे पर हाथ रखते हैं, दिव्या झट से उनका हाथ झटक देती है। बाबा जी फिर से हाथ रखते हैं, वो फिर से हाथ झटक देती है। ऐसा 3, 4, 5 बार होता चला गया, लेकिन अब बाबा जी कुछ भभूत लेते अपने हाथ में और उसके सर पे लगा देते। इतना कहते ही दिव्या का कद बस लंबा, 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 लंबा होता गया। वो देखते ही देखते घर की सीलिंग को टच कर रही थी और ये इतना हॉरिफाइंग था कि जितने भी औरतें थी, लेडीज़ थी, वो लोग चिल्लाना शुरू कर देती हैं। लेकिन बाबा जी ने फिर कुछ कुछ मंत्र जाप वगैरह किए, जिसकी वजह से दिव्या नॉर्मल स्टेट में आकर के फिर से बेहोश हो जाती है। अब उन्होंने दिव्या की कलाई पर एक धागा बांधा और उसी धागे को अपने हाथ पे भी बांधा, जैसे कि दोनों कनेक्ट हो गए। उसके बाद बाबा जी बैठ गए वहाँ पर। अब उन्होंने दिव्या के हाथों से अपने हाथों को तो बांध रखा था, इसके बाद उन्होंने दिव्या की आँखें देखी और उसको बोला कि चलो अब बताओ कि तुम कौन हो? तुम दिव्या से कहाँ मिले और तुम क्या करना चाहते हो? लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। कुछ भी नहीं बोल रही थी, बेहोश पड़ी थी। तो फिर वो बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं कहना है, मैं क्यों बोलूँ? ऐसे बोलती है। लेकिन नॉर्मल आवाज़ थी, दिव्या की आवाज़ थी, इसमें कुछ भी डरावना नहीं लगा उन लोगों को, लेकिन जो अभी उन लोगों ने तुरंत विटनेस किया था, वो बहुत डरावना था। तो इसलिए बहुत सारे कम लोग थे वहाँ पर, लेकिन जितने भी लोग थे, क्योंकि जतिन कहीं नहीं जा सकता था, उसके मम्मी-पापा कहीं नहीं जा सकते थे, तो वो लोग वहीं पे थे और दिव्या के कुलपुरोहित और जतिन के पंडित जी सब वहीं पे थे। इतना कहने के बाद जब उन बाबा जी ने उस धागे को थोड़ा-सा खींचा, तो दिव्या उठ के बैठ गई। उठ के बैठ गई, उसके बाद वो सामने-सामने उससे पूछने लग गए। पूछने के बाद वो फिर बार-बार कहते रहे, "तुमने दिव्या को कहाँ देखा? क्या किया? बताओ, उसे उसके साथ परेशान क्यों कर रहे हो?" लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। इसके बाद उन्होंने धागे को और कस के बाँधा, जिससे कि दिव्या की कलाई बहुत ज़्यादा ना प्रेशर आने लगा उस पे। लेकिन यहाँ पे उसकी कलाई से खून निकलना शुरू हुआ, वो धागा इतना पतला था कि उसके हाथ ना कटते जा रहा था, पर दिव्या को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इस बात से। लेकिन उसके बाद जब वो खून निकलते गया, उस खून को बभूत में जैसे ही बाबा जी ने अ, उसका 1-2 ड्रॉप गिरा उसमें, वैसे ही दिव्या का अचानक से वो सब कुछ बताने लग गई। दिव्या ने कहा कि दिव्या तो मेरी है और अब ये आवाज़ दिव्या की नहीं थी, ये किसी आदमी की आवाज़ थी। बिल्कुल किसी जैसे कि कोई जेंट्स बात कर रहा हो, वैसे किसी आदमी की आवाज़ थी। उन्होंने कहा कि ये दिव्या मेरी है और इसको तो हम ही ले जाएँगे क्योंकि ये मेरी दुल्हन है। इतना सुनने के बाद जतिन बहुत रोने लगा और उसे पता चल गया था कि शायद दिव्या ठीक नहीं हो पाएगी और ये जो कुछ भी है, इससे हम दिव्या को बचा नहीं पाएँगे। लेकिन फिर भी उन बाबा जी ने अपना जो भी प्रोसेस था उसको कंटिन्यू रखा और उसके बाद वो पूछते गए और वो बताते गए। जैसे कि उसने बोला कि दिव्या को उसने उसी हॉल्ट पे देखा था जहाँ पर आपको याद होगा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि उस हॉल्ट पर जहाँ पर वो ट्रेन रुकी हुई थी और ये लोग एक चाय की टपरी में चाय वगैरह पी रहे थे, तो आपको याद होगा कि दिव्या बीच में अपनी ननंद के साथ वॉशरूम के लिए गई हुई थी। उसी वॉशरूम के पास उसने दिव्या को देखा, क्योंकि जब दिव्या वॉशरूम तक गई तब तो उसकी ननंद उसके ऑब्वियसली साथ थी, पर वॉशरूम के अंदर तो खुद ही जाना होगा ना।
दिव्या जैसे ही वॉशरूम के अंदर जाती है, उसने देखा कि एक आदमी खड़ा है। उसने बोला कि ये तो लेडीज़ वॉशरूम है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? आप प्लीज़ बाहर निकलिए क्योंकि हमको वॉशरूम यूज़ करना है। तो वो लड़का बहुत ही सुंदर और ये सब लग रहा था। यहाँ पर जैसे ही पंडित जी पूछते जा रहे थे, दिव्या की तरफ से जवाब आते जा रहा था। हाँ, लेकिन वो जवाब एक आदमी की आवाज़ में आ रहा था, दिव्या की आवाज़ में नहीं। तो उसने बताया कि जब दिव्या बाथरूम के अंदर गई तो वहाँ पर जब उसने उस आदमी को देखा तो उसने उससे जवाब सवाल किया कि आप बाहर निकलिए भाई, ये तो औरतों के लिए है। तो उसने बोला कि ठीक है मैं निकल तो जाऊँगा, लेकिन फिर तुम्हें मुझसे बाहर आके मिलना पड़ेगा। तो दिव्या को कुछ हुआ, उसने बोला कि ठीक है, मिलती हूँ। फिर जैसे ही जब वो वॉशरूम से बाहर आती तो वापस से वो आदमी कॉरिडोर में खड़ा था। और यही करते-करते दिव्या ने उससे 10-15 मिनट तक पता नहीं क्या बातें की, और दिव्या बस उसको देखती ही रह गई। और वो दिव्या को पूरी तरह से, अब दिव्या सिर्फ़ और सिर्फ़ आज तक जतिन के साथ ही क्लोज़ हुआ करती थी और जतिन से ही बातें किया करती थी, क्योंकि उन दोनों का रिलेशनशिप ऑब्वियसली बहुत पुराना था। लेकिन अब उसे लगने लगा कि ये आदमी बहुत अच्छा है, इसी से मेरी शादी होनी चाहिए थी वग़ैरह-वग़ैरह उसके दिमाग में आता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही उसकी ननद बाहर से बार-बार आवाज़ दे रही थी, तो दिव्या बाहर निकल जाती है। लेकिन बाहर आने के बाद से ही उसे हर जगह वही आदमी दिखता है। वो उसको देख के शर्माती, उसको देख के हँसती। और जब वो लोग ट्रेन में जाने वाले थे, तो सब लोग कहते हैं कि नहीं-नहीं यहाँ पे चलो-चलो अब यहाँ से बहुत देर हो गया, ट्रेन चलने वाली है। लेकिन दिव्या, आपको याद होगा कि दिव्या जाने के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि वो उसी इंसान के साथ वहाँ पे रुकना चाहती थी। लेकिन जतिन के बार-बार कहने पे वो जैसे ही जतिन ने कहा, क्योंकि वो जो होते हैं जिन्हें एक्चुअली में उन्हें पता चलता है कि दिव्या के पीछे किसी जिन का साया पड़ा हुआ है, तो जैसे कि वो लोग होते हैं ना, वो बिना बुलाए कहीं नहीं जाते हैं। जैसा कि मुझे इस कहानी से पता चला कि वो लोग बिना बुलाए कहीं किसी के भी साथ नहीं जाते हैं, या फिर आप अनजाने में बुलाए हों या तो फिर किसी भी तरह से वो आपके पीछे पड़ गए हों। तो जैसे ही जतिन ने कहा था कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं सब चले, जो भी यहाँ पर है सब चलो। इसके बाद ही वो जाता है उन लोगों के पीछे-पीछे, दिव्या के पीछे-पीछे। आपको याद होगा कि दिव्या अपने बर्थ में सोते हुए भी हमेशा ऊपर की तरफ देख के हँसा करती थी, क्योंकि वो आदमी इतना लंबा था कि उसे हमेशा ऊपर की तरफ ही देख के उससे बात करना पड़ता था, या फिर वो उसको देखा करता था, या दिव्या उसको देखा करती थी। अब यहाँ पर सबको पता तो चल गया कि दिव्या के साथ हुआ क्या है और कहाँ पे हुआ है, कहाँ से ये सब शुरू हुआ है। लेकिन बात था कि उन बाबा ने कहा कि ये जो कोई भी है वो इतना पावरफुल है कि वो बिना किसी को लिए तो जाने वाला नहीं है। वो दिव्या को लेने आया है तो वो दिव्या को लेकर ही जाएगा, नहीं तो दिव्या को बर्बाद कर देगा पूरी तरह से। लेकिन फिर भी उन्होंने पूजा पाठ किया और बोला कि अभी के लिए ऐसा हो सकता है कि वो दिव्या के अंदर ना आए, लेकिन वो उसको दिखाई तो हर जगह देगा, इसके लिए हम अभी कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद दिव्या होश में आती है, दिव्या को भी ये सारी बातें बताई जाती है, और दिव्या के पेरेंट्स भी वहाँ पे रुकते हैं उसके साथ। लेकिन अब दिव्या को उससे पीछा, क्योंकि दिव्या को वो हर जगह दिखता था, चाहे दिव्या नहाने जाए, चाहे दिव्या खाना खाए, चाहे दिव्या जतिन के साथ हो जाए। जब भी वो जतिन के साथ होती थी, वो कभी अकेली नहीं होती थी, वो तीसरा आदमी हमेशा, हमेशा, हमेशा ही उन लोगों के साथ होता था। अब इस चीज़ से दिव्या इतनी घबरा गई थी कि वो धीरे-धीरे डिटेरिएट होने लगी। जो दिव्या का खूबसूरती का कहीं कोई सीमा नहीं था, वो दिव्या अब इत धीरे-धीरे, कभी उसके बहुत सारे बाल झड़ते, कभी उसके चेहरों पे अचानक से झुर्रियाँ आ जाती। लेकिन दिव्या ने फिर भी सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो अब इसके साथ नहीं जाएँगे, हम इससे पीछा छुड़ाना ही है हमको। लेकिन जैसे-जैसे वो प्रोसेस, वो पूजा-पाठ हो रहा था, जिससे दिव्या उससे पीछा छूट जाए, दिव्या उतनी ही कमज़ोर, उतनी ही बदसूरत, उतनी ही गंदी दिखती जा रही थी। पर जतिन का प्यार उसके लिए बिल्कुल भी कम नहीं होता है। जतिन कहता है कि दिव्या कैसी भी हालत में रहे, उसे उसने उसको एक्सेप्ट किया है और हमेशा उसके साथ रहेगा। उसके बाद क्या होता है कि धीरे-धीरे-धीरे उन लोगों ने ये नोटिस किया कि दिव्या की हालत खराब तो हो रही है, लेकिन वो पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है। वो पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा, बिल्कुल कुछ हो ही नहीं रहा है उससे। अब यहाँ पर उन लोगों को ये पता चल गया कि वो किसी को लिए बिना तो नहीं मानेगा।
इस कहानी का जो एंड है वो थोड़ा-सा सैड लगेगा आप लोगों को, क्योंकि जैसा कि उन बाबा ने बताया था कि ये इतना पावरफुल जिन था जिसने एक बार ठान ली तो वो ठान ली, वो उसको छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो दिव्या की ननद जो जतिन की रियल छोटी बहन थी, उसने क्या किया कि उस दिन दिव्या ने जो भी कपड़े पहने थे, जो रेड कलर का सूट था, जो पहना था और जैसे भी मेकअप किया था, जैसे बाल बनाए थे, वो सब कुछ पहन के वो दिव्या के कमरे में चली जाती है। दिव्या ये सब देख के हैरान तो होती है, लेकिन वो उसको कहती है कि भाभी मेरे ना कॉलेज में कोई फंक्शन है, तो हम इसलिए वो सब तैयार हो होके आए हैं। तो फिर इतना कह के वो बातों-बातों में दिव्या को रूम से बाहर भेज देती है। रूम से बाहर भेजने के बाद वो अपनी मम्मी को और बाकी सबको बोलती है कि मुझे उपाय तो मिला है, लेकिन इसके लिए क्या होगा ना कि भाभी को आप लोग पूरे टाइम पूजा के रूम में बैठा के रखें। तो वो लोग क्या करते हैं, दिव्या को किसी बहाने से पूजा के रूम में बैठा के रखते हैं, जहाँ पर आपको पता है कि वो जा नहीं सकता है। इसके बाद दिव्या की तरह पूरी तरह से तैयार हुई उसकी ननद जब उसके रूम में बैठती है और अच्छे से तैयार होती है, तो वो एक गाना गुनगुना रही थी, जो कि दिव्या अंतराक्षरी खेलते वक़्त सबके साथ गा रही थी। तो ये इतना कहती है, तो यहाँ उसके उसकी बहन को, यानी कि जतिन की बहन को भी वो चीज़ दिखाई देता है। हालाँकि हम बार-बार इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि सुनते हैं कि उसका नाम बार-बार नहीं लिया जाता है, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। तो उसको वो दिखाई देता है और वो घबरा बहुत जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से तैयार रहती है और वो उसको बोलती है कि आप हमको यहाँ से लेके चलें, हम मरने के लिए भी तैयार थी वो, और वो उसको मार देता है। इवेंचुअली वो दिव्या समझ के उसको लेकर के चला जाता है और जतिन की बहन यहाँ पर अपने भाई के लिए, अपनी भाभी के लिए और सबके लिए अपनी जान की कुर्बानी तो दे देती है। हालाँकि इसमें उसका कोई भी कनेक्शन नहीं था, उसका बस यही कनेक्शन था कि वो अपने भाई को खुश देखना चाहती थी, और वो जिन वो उसको मार देता है और अपने साथ शायद ले गया। और ये जो भी स्टोरी था, इसको देखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि आप लोगों को अगर बड़े कुछ भी चीज़ के लिए मना करें, अगर कुछ भी चीज़ के लिए रोकते-टोकते हैं, तो 90% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो आपके भलाई के लिए ही होता है। 10% में भी वो स्ट्रिक्ट ज़्यादा हैं, इसलिए आपको समझ नहीं रहे हैं इसलिए। लेकिन फिर भी 90% ऑफ द टाइम अगर उस दिन दिव्या उनकी बात मानकर ट्रेन से नहीं उतरी होती, या फिर बाकी भाई-बहनों ने, जतिन ने फ़ोर्स ना किया होता और दिव्या नहीं उतरी होती, तो शायद आज दिव्या के साथ-साथ जतिन की बहन भी ज़िंदा होती। दिव्या को बचाने के लिए उसने अपना तो जान दे दिया, लेकिन अब कह नहीं सकते हैं ना कि क्या हुआ उसके साथ। ये सब बस एक मिस्ट्री रह गई, और एंड तो बहुत गंदा था, बहुत गंदा था, क्योंकि जब हमको ये स्टोरी पता चली थी तो हमको लगा था कि पूजा-पाठ होगा और ठीक हो गया होगा, लेकिन ऐसा एंड होगा ये तो हम भी नहीं सोचे थे। लेकिन जब हमको पता चला, तभी हम डिसाइड किए थे कि हम ये स्टोरी बोलेंगे, और आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये स्टोरी सुनकर। हालाँकि सैड तो है ही, आपको कैसा लगा? और अगर आपको और भी हॉन्टेड स्टोरी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम, आ बाबू बोलेंगे। क्या हो गया? इतना कम सोता है कोई बच्चा?